और बड़ी खबर है झुंझुनू से। इस वक्त की बड़ी खबर, एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट का आरोप। बीडीके अस्पताल की महिला नर्स पर यह आरोप लगा है। बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग अब वहां जमा हो गए। अस्पताल के बाहर जमा होकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। 27 जुलाई की शाम से युवक लापता बताया जा रहा है। इसी युवक पर महिला नर्स ने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। फर्जी चेक और हस्ताक्षरों से पैसे निकालने की एफआईआर करवाई थी। अब करीब 2 महीने बाद नया मामला सामने आया है। सदर सीआई गोपाल सिंह ढाका मौके पर पहुंच चुके हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बीडीके अस्पताल की महिला नर्स पर आरोप, युवक का अपहरण और उसके साथ मारपीट का आरोप। वाल्मीकि समाज के लोग अब अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में जमा है, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये युवक 27 जुलाई की शाम से ही लापता बताया जा रहा है। इस युवक पर महिला नर्स ने एफआईआर भी करवाई थी। फर्जी चेक और हस्ताक्षरों से पैसे निकालने की एफआईआर करवाई थी। अब करीब 2 महीने बाद नया मामला सामने, युवक का अपहरण कर मारपीट का आरोप। वहीं आज शहर शहर आग का तांडव भी दिखाई दिया। जोधपुर से बड़ी खबर है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। जोधपुर शहर के मंडोर औद्योगिक क्षेत्र में, जोधपुर में और बीकानेर में 2 जगह आग का तांडव दिखाई दिया। जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी तो वहीं बीकानेर में 2 दुकानों में आग लगी है। ये 2 तस्वीरें आग का तांडव। सबसे पहले बात जोधपुर की। जोधपुर से बड़ी खबर है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान। 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जोधपुर शहर के मंडोर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की दमकल 3 घंटे की फायर ब्रिगेड की दमकल ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि केमिकल की वजह से अब भी फैक्ट्री में दमकल कर्मी पानी का छिड़काव कर रहे हैं। मंडोर औद्योगिक क्षेत्र स्थित 9 मील पर सुबह 4 बजे केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में केमिकल होने से आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। इस बीच पुलिस और दमकल कर्मियों की तत्परता से आग आसपास की फैक्ट्री तक नहीं पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 1 दर्जन दमकलों ने केमिकल फैक्ट्री पर में लगी आग पर काबू पा लिया। ललित मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, केमिकल फैक्ट्री में आग, ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर, किस तरह ये आग लगी, कितना नुकसान होना बताया जा रहा है? देखिए सुमित, ये सुबह 4 बजे की घटना है जब शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लगना बताया गया। क्योंकि फैक्ट्री में केमिकल के ऑयल के ड्रम पड़े थे तो आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया था। बहरहाल 4 स्टेशनों से करीब 12 दमकल मौके पर पहुंची है और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो बहरहाल आग पर कंट्रोल हो चुका है, लेकिन चूंकि केमिकल अंदर पड़ा था, जेसीबी भी अंदर पड़ी थी, तो ऐसे में अभी भी आग वापस लग सकती है। तो इसलिए अभी भी फायर ब्रिगेड की दमकलें वहां पर छिड़काव कर रही है, लेकिन आग अब पूरी तरह से काबू में है। जिस वक्त ये हादसा हुआ फैक्ट्री में क्या कोई कर्मचारी मौजूद था? कितना नुकसान इस आग की वजह से बताया जा रहा है और क्या स्थिति फिलहाल, क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? अगर नहीं तो कितना वक्त और लगने वाला है? देखिए, आग पे पूरी तरह कंट्रोल पाया जा चुका है। जहां तक जानमाल की बात है, फैक्ट्री में जब आग लगी थी तो तमाम जो कर्मचारी थे वो बाहर आ चुके थे। 3 कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे जो चौकीदार के रूप में वहाँ पे रात में रहते थे। वो तीनों बाहर आ चुके थे और उन्हीं ने पुलिस कंट्रोल में सूचना दी थी। बहरहाल जहां तक नुकसान की बात है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 2 से ज्यादा जेसीबी जल चुकी है, कई ड्रम केमिकल के जल चुके हैं। तो ऐसे में लाखों का नुकसान की बात कही जा रही है। फैक्ट्री में आग लगी है तो लाजमी सी बात है इंडस्ट्रियल एरिया होगा, ये आसपास में और भी फैक्ट्री या कुछ दुकानें भी मौजूद होंगी। क्या स्थिति, क्या ये आग उन फैक्ट्री तक पहुंची है या फिर समय रहते काबू कर लिया गया इस पर? देखिए, इसमें तारीफ करनी होगी दमकलों की, समय पर तुरंत दमकल पहुंच चुकी थी। ये मंडोर 9 मील की घटना है। मंडोर फायर स्टेशन से सबसे पहले 3 दमकल पहुंच चुकी थी। तो यही कारण है कि आसपास की फैक्ट्री में कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ जो केमिकल की फैक्ट्री है उसी में नुकसान हुआ है। आसपास की फैक्ट्री में कोई नुकसान की खबर नहीं है। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग।
वहीं बीकानेर से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें आई। बीकानेर की छतरगढ़ तहसील में देर रात 2 दुकानों में आग लगने से दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। दरअसल कस्बे के सूरतगढ़ बस स्टैंड मेन बाजार में बनी एक घड़ी की दुकान और एक मोबाइल की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थानाधिकारी जय कुमार भादु और सरपंच प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तेज आग होने से दोनों दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। कोटा से बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने एक ढाबे में तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया। लाठियों और सरियों से इस वारदात को अंजाम दिया। केशवपुरा चौराहे पर स्थित ढाबे पर यह वारदात की गई। खाना खाने यहां पर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश यहां पहुंचे थे। 6 से ज्यादा बदमाश यहां पर पहुंचे थे खाना खाने के लिए। महावीर नगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें कोटा में बदमाशों ने उत्पात मचाया जमकर, ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। खाना खाने बदमाश यहाँ पहुंचे। 6 से ज्यादा की संख्या में बताए जा रहे हैं बदमाश यहाँ पहुंचे थे और इसके बाद इन्होंने ढाबे में तोड़फोड़ की जमकर। लाठी डंडे सरियों से लैस होकर ये बदमाश यहाँ पर आए थे। वो हमने बताया, मेरे को तो मालूम नहीं है। फिर दोबारा 2-5-10 छोरे वो लेके आए साथ में, अच्छा उस साथ में आए और तोड़फोड़ कर दी। कितने लोग थे? कम से कम 8-10-12 लड़के थे। क्या तोड़फोड़ करी? ये पूरा सब तोड़ दिया। वो तो गनीमत मानो सर, हम जो हम बच गए मतलब पूरा। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, पहचान हो पाई इन लोगों की? कौन थे ये बदमाश, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया? जी, महावीर नगर थाना पुलिस देर रात को पहुंची थी और पीड़ित जो ढाबा मालिक है उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात 6 बदमाशों के खिलाफ मामला 6 से 7 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पहचान अभी तक पुलिस उनकी नहीं कर पाई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, संदिग्ध बदमाशों के चेहरे नजर आए हैं उसमें, लेकिन फिलहाल नामजद मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। 6 से 7 बदमाश बताए जा रहे हैं। जो मामला फिलहाल बताया जा रहा है वो ढाबा मालिक से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है। बाकी ये जो बदमाश हैं ये आपस में ही 2 पक्ष लड़ते हुए नजर आ रहे थे और संभवतः जो ढाबा मालिक है उसके द्वारा टोकने पर ये पूरा मामला यहाँ ढाबा मालिक के साथ मारपीट का प्रयास किया गया, तोड़फाड़ की गई। सीसीटीवी फुटेज जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया और जमकर हंगामा किया गया, उत्पात मचाया गया। और मौके पर जब महावीर नगर थाना पुलिस पहुंची तब तक वो बदमाश फरार हो गए। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिला पुलिस, रसद विभाग और जीएसटी टीम ने मिलकर खेत में स्टोर किए नकली डीजल को जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक टीम ने लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में अंडरग्राउंड प्लास्टिक के टैंकों में भरे 9,530 लीटर तरल पदार्थ को नकली डीजल मानते हुए सीज किया है। टीम ने मौके से प्रत्येक टैंक से नकली डीजल के सैंपल लिए। इनकी एफएसएल जांच करवाई जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जमीन के मालिक और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल टीम ने सारे डीजल को सीज कर दिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि नकली डीजल हरियाणा के हिसार से खरीदकर लाया गया था। रसद विभाग और जिला पुलिस, श्रीगंगानगर जिला पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई खेत में स्टोर किए गए नकली डीजल को किया जब्त। ये देखिए किस तरह से ड्रमों को जमीन में गाड़ कर रखा गया था। लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में अंडरग्राउंड प्लास्टिक के टैंकों में से भरे हुए 9,530 लीटर तरल पदार्थ को जब्त किया है, जिसे नकली डीजल बता रही है पुलिस। टीम ने मौके से प्रत्येक टैंक से नकली डीजल के सैंपल भी लिए हैं। अब इनकी एफएसएल जांच करवाई जाएगी। डीजल को जब्त कर दिया है, सीज कर दिया है और अब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ साफ हो पाया अब तक इस पूरे मामले में?
देखिए सुमित जी, चूंकि अभी तक सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आना बाकी है, तो पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये नकली डीजल है और नकली डीजल के रूप में इसको सप्लाई किया जा रहा था। जैसा कि हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस नकली लिक्विड को एक पेट्रोल पंप की तर्ज पर पूरी तरह से अंडरग्राउंड प्लास्टिक के टैंक में रखा जा रहा था, और साथ में जिस तरह से कि पेट्रोल की एक मशीन, पेट्रोल पंप पे जो मशीन होती है, उसी मशीन के थ्रू सप्लाई भी किया जा रहा था। सबसे खास बात इसमें सुमित जी ये है कि देखिए, पंजाब के मुकाबले यदि राजस्थान में बात करें तो डीजल और पेट्रोल लगभग 10 से 11 रुपए प्रति लीटर सस्ता है, लेकिन पंजाब से भी ये 5 रुपए लीटर सस्ता बेच रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर बेल्ट है, किसानों को और अदर कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत ज्यादा डीजल की जरूरत होती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इनके पास खपत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जीएसटी रसद विभाग और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के पास ये जानकारी थी कि श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र के इस गांव 16 BNW की रोही में नकली डीजल बेचा जा रहा है, जिस पर पूरी की पूरी टीम ने ज्वाइंट रूप से इस पे कार्रवाई की और यहाँ दबिश देकर इस पूरे के पूरे जो लिक्विड पदार्थ है इसको सीज कर दिया गया है और सैंपलिंग कर ली गई है। तो निश्चित रूप से जो पेट्रोल और डीजल के बीच में जो अंतर है पंजाब और राजस्थान में, न केवल तस्करी हो रही है बल्कि इस क्षेत्र के अंदर जो नकली डीजल और नकली पेट्रोल का जो कारोबार है वो फल फूल भी रहा है। यदि सेफ्टी कंसर्न की बात करें तो सुमित जी देखिए, यदि यहाँ पर गलती से भी कोई आगजनी का हादसा हो जाता है तो इसका अंदाजा, इसका जो मंजर होगा उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। जी, किस तरह का इलाका है जहाँ पर ये नकली डीजल की खेप मिली है? देखिए, ये लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र का इलाका है और किसी गांव का एक खेत वाला इलाका है जो गांव से, आबादी से थोड़ा सा दूर है, लेकिन पंजाब सीमा से हम बात करें तो पंजाब सीमा से महज ये 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर सक्रिय था इस काम में, क्या कुछ जानकारी मिल पाई इस गिरोह के बारे में, इन लोगों के बारे में? देखिए सुमित जी, भारत पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर इस समय पिछले काफी समय से, बल्कि कहा जाए तो पिछले काफी वर्षों से जो नकली डीजल का एक कारोबार करने वाली जो गैंग है वो काफी समय से सक्रिय है। जगह जगह गांवों में, यहाँ तक कि परचून की दुकान तक जो ये डीजल है, पेट्रोल है, अवैध रूप से बेचा जाता है। कई बार श्री गंगानगर जिले क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के हैं या प्रशासनिक की जो सख्ती है वो पूरी तरह से ना होने की वजह से ये जो गिरोह है लगातार सक्रिय है और दिन दहाड़े आराम से ये डीजल बेच रहा है। जी, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। खबर भरतपुर से, जहां 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उज्जैन थाना इलाके के खरेरा गांव के पास हुआ। मृतक युवक अमर सिंह सेवर थाना इलाके का रहने वाला था। घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया। भरतपुर में सड़क हादसा, एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बाइक की टक्कर में हादसा हुआ जिसमें एक युवक की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उज्जैन थाना इलाके के खरेरा गांव के पास ये हादसा हुआ। ये उज्जैन से थोड़ा आगे खरेरे के पास हुआ। बाइक में भिड़ी आपस में? दोनों बाइकों पे आ रहे थे, एक भरतपुर की तरफ से और एक उधर उज्जैन की तरफ से आ रहे थे। कोई खत्म भी हुआ है क्या इसमें? हाँ, एक व्यक्ति खत्म हुआ। खबर कोटा से, कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर देर रात एक कार और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कार चालक घायल हो गया। घायल कार चालक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और खबर कोटपुतली के शाहपुरा से है, जहां सामने आई एक वीडियो आपको विचलित कर सकता है। यहां सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी में लोग शव यात्रा निकालने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां हर बार बारिश के बाद ऐसे ही पानी भर जाता है, लेकिन नगर पालिका की नींद नहीं खुल रही। दरअसल डाबर मोहल्ले में नालियों का निकास सही नहीं बना है, जिसके कारण मानसून के समय गलियों में पानी भर जाता है। वहीं शव यात्रा ले जाने में परिजनों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। ये वीडियो सिस्टम को शर्मसार करने के लिए काफी है।
एक जने की मौत हो जाने पर उसकी शव यात्रा को घुटनों तक भरे पानी से होकर जाना पड़ा। अगर अर्थी को कंधा देने वाले लोग अनबैलेंस हो जाते तो अर्थी गिर जाती। दिवंगत आत्मा का यह अपमान होता। यह सब नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही व अनदेखी का नतीजा है। हमारी मांग है कि प्रशासन इन नालियों को ऊंचा बनाकर हाईवे की ड्रेन से जोड़े ताकि लोगों को समस्याओं का समाधान हो सके। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। व्हाट्सएप नंबर है 7977773753। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर टोंक से। टोंक में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश से निवाई कस्बे में बाढ़ जैसे हालात हो गए। निवाई से 15 किलोमीटर दूर गांव में एनीकट टूट गए, जिससे करीब 60 से ज्यादा लोग फंस गए। एसडीआरएफ ने सभी लोगों को रेस्क्यू किया। टोंक जिले में लगातार बारिश, निवाई में बाढ़ के हालात। निवाई से 15 किलोमीटर दूर गांव में एनीकट टूट गए हैं। भावंता जयसिंहपुरा में करीब 60 लोग फंस गए हैं। एसडीआरएफ ने अब सभी लोगों को रेस्क्यू किया है। जलभराव के चलते लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। उफान पर नदी और लोगों की मुसीबत बढ़ी। टोंक से ये तस्वीरें हैं। लगातार बारिश अब परेशानी का सबब बन रही है। कहीं आफत तो कहीं राहत, और ये आफत की तस्वीरें देखिए। टोंक की तस्वीरें हैं। निवाई कस्बे में बाढ़ जैसे हालात इस बारिश से हो गए हैं। निवाई से 15 किलोमीटर दूर गांव में एनीकट टूट गए। 60 से ज्यादा लोग इसमें फंस गए हैं और एसडीआरएफ के लोगों ने, अब एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। बनेठा उप तहसील तक पहुंचने के लिए बनेठा टोंक मार्ग बंद हो गया। शनिवार दोपहर बाद बनेठा टोंक मार्ग पर नाला अचानक उफान पर आ गया, जिससे बनेठा टोंक वाया बम्बोर सड़क मार्ग देर शाम के बाद से बंद हो गया है। यह रास्ता बंद होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के चलते सुरेली मार्ग पर स्थित काकरिया खाल भी उफान पर आने से 1 दर्जन गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना हो रहा है। वहीं अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश 2 घंटे तक जारी रही और इस दौरान कई घरों में पानी भर गया। निचली बस्तियों के हालात तो और भी खराब हैं। बारिश से आना सागर और फॉय सागर झील में पानी की अच्छी आवक हुई है। वहीं शहर के आसपास पहाड़ी इलाकों में बने टूरिस्ट पॉइंट्स पर झरने भी बहने शुरू हो गए। निचली बस्तियों और घरों में भरे पानी की निकासी के लिए निगम की टीमें मुस्तैदी से काम कर रही हैं। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। बारिश से कोटा बैराज बांध लबालब हो गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों के साथ साथ कस्बे की कॉलोनियों में भी जल जमाव हो गया है। लापरवाही के चलते जब हादसे होते हैं तो प्रशासन कुछ समय के लिए जागता है और फिर दोबारा कुंभकर्णी नींद सो जाता है। आमेर महल के सामने वॉच टावर पर बिजली गिरी तो पुरातत्व विभाग हरकत में आया, लेकिन अब क्या हाल है देखिए ये रिपोर्ट।
आमेर महल के वॉच टावर की वो दर्दनाक कहानी अब तक कोई भूला नहीं। वॉच टावर पर भयानक बिजली गिरी और 11 लोग मौत की नींद सो गए। लेकिन लगता है पुरातत्व विभाग वक्त के साथ उस भयानक हादसे को भूल चुका है। तभी तो हादसे के बाद आज तक ऊंचाई वाले स्मारक तड़ित चालक लगने का इंतजार कर रहे हैं। हादसे के बाद पुरातत्व विभाग ने जरूर तेजी दिखाई थी, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता पुरातत्व विभाग कछुए सा सुस्त पड़ गया। आमेर और नाहरगढ़ में 21 तड़ित चालक के लिए प्रस्ताव 15 जुलाई को ही भेज दिए गए थे, लेकिन अब तक कुछ काम नहीं हुआ। न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय ने जिम्मेदारी आमेर विकास प्राधिकरण को सौंप दी। अभी विभाग सुस्त पड़ा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बता दें, 11 जुलाई को आमेर महल के सामने वॉच टावर पर बिजली गिरी। हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा घायल हुए। हादसे का सबसे बड़ा कारण था तड़ित चालक का ना होना। 13 जुलाई को प्रशासन ने तड़ित चालक की जानकारी मांगी। 15 जुलाई को तड़ित चालक के लिए प्रस्ताव भेजा गया। आमेर महल के लिए 16 और नाहरगढ़ के लिए 5 तड़ित चालक मांगे गए। हिडमा के विशेषज्ञों को मौके पर सर्वे करने को कहा गया। आमेर महल ने आमेर विकास प्राधिकरण को पत्र भी भेजा। 15 जुलाई के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब तक ना कोई तड़ित चालक लगा, ना कोई सर्वे हुआ। हादसे के बाद 13 जुलाई को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक प्रकाश चंद शर्मा ने अर्जेंट पत्र जारी किया था। उन्होंने राजधानी में सभी स्मारकों पर तड़ित चालक लगाने के लिए स्मारक अधीक्षकों को पत्र भेजा। इसमें जानकारी मांगी गई कि किस स्मारक पर कितने तड़ित चालक लगाए जाने की जरूरत है। न्यूज 18 ने अधिकारियों से बात की तो ये सामने आया कि आमेर महल परिसर में 8 से 10 तड़ित चालक लगाए जाने की जरूरत है। वो यंत्र होता है, वो जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, जिस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है, उससे 6 मीटर ऊपर होता है और वो लगभग 360 डिग्री में 20 मीटर तक का एरिया कवर करता है। तो इस हिसाब से अंदाजन 7 या 8 तड़ित चालक यंत्र यहाँ लगने चाहिए। लेकिन ये आमेर विकास प्राधिकरण की जो अभियांत्रिकी शाखा है, उनके द्वारा सर्वे करवा कर ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितनी मात्रा में तड़ित चालक यंत्र लगेंगे। अक्सर यही होता है, जब हादसा ताजा होता है तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी दिखाता है। जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, सारा एक्शन सुस्त और काम ठंडे बस्ते में चला जाता है। आप देख सकते हैं कि आमेर में 2019 में एक तड़ित चालक यंत्र लगाया गया था। इसके जरिए जो बिजली है वो जमीन में चली जाती है, लोगों को नुकसान नहीं करती। ये यंत्र अगर उस वॉच टावर पर लगा होता तो शायद इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती, इतनी मौतें नहीं होती। लेकिन आप देखिए कि बिल्डिंग बायलॉज में एक छोटी सी बिल्डिंग के लिए जब एक यंत्र की जरूरत होती है, तब इतने बड़े इस इलाके में महज एक तड़ित चालक यंत्र से कैसे अगर देखा जाए तो सुरक्षा हो। वो वॉच टावर ऊपर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां भी अगर 4-5 ऐसे तड़ित चालक यंत्र लगाए जाएंगे तो बिजली से लोगों की सुरक्षा हो सकेगी। फिलहाल के लिए जो आमेर महल प्रशासन है, उसने न सिर्फ ऊपर आसपास के इलाकों के लिए बल्कि इस पूरे आमेर महल के लिए 16 के करीब तड़ित चालक यंत्र लगाए जाने के प्रस्ताव जो है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशालय को भेजा है। इसके साथ ही साथ एक पत्र उन्होंने एडमा को भी भेजा है, जो कि आमेर विकास प्राधिकरण की अभियांत्रिकी शाखा है, जिसमें इंजीनियरिंग विंग के लोग बैठते हैं। वो इस पूरे इलाके का जो है मुआयना करे और यहाँ पर देखे कि कितनी ऐसी जो है साइट्स हैं जहाँ पर ये यंत्र लगाए जाने चाहिए। हालांकि कवायद शुरू हो गई है। डिपार्टमेंट ने लोगों की कैजुअलिटीज़ के बाद में इस दिशा में कदम उठाया है। जयपुर के सिर्फ आमेर महल ही नहीं बल्कि नाहरगढ़ के अलावा अल्बर्ट हॉल की हम बात करें, हवा महल की बात करें, जंतर मंतर की बात करें, इन तमाम इमारतों पर ये यंत्र लगाए जाएंगे ताकि तमाम पर्यटकों की सुरक्षा जो है वो पुख्ता हो सके। इस पूरे मामले में त्वरित एक्शन की ज़रूरत है कि जो लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं वो अगर लगेंगे तो फिर शायद ये फाइल अटक जाएगी बीच में, या ना जाने कब तक ये जो है तड़ित चालक यंत्र लगाए जाएंगे। फिलहाल के लिए लोगों की दुकानतिका के बाद में विभाग होश में आया है और जल्दी ही कार्रवाई की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कार्रवाई जल्दी
कब तक होगी ये अभी नहीं पता। जब ये लग जाएंगे यंत्र तभी लोगों की सुरक्षा इस तरह के बिजली के हादसों से हो सकेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।